हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, साइंस का हम लोगों ने सीरीज चालू किया हुआ है। यह लेक्चर नंबर 3 है। बाकी के 2 लेक्चर्स जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखिए और नोट डाउन जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आपको लिखना जरूरी है, देन रिवाइज करना जरूरी है और देन फिर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको अब की बारी हम पटवारी बनना है तो ये 3 चीजें फॉलो करिए। नोट डाउन करिए, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाइए। उसके बाद प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर उस टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर का और इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों का। आज का लेक्चर हम लोग बल, फोर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक। और इससे संबंधित प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। क्या होता है बल, फोर्स क्या है, सबसे पहली चीज यही समझ में आनी चाहिए। तो यह एक बाह्य कारक होता है। बल वह बाह्य कारक होता है जो एक गतिशील वस्तु को विरामावस्था में, विरामावस्था वाली वस्तु को गतिशील करने में, उसके बाद गति की दिशा में बदलने में वस्तु के आकार या आकृति के परिवर्तन कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। तो ये बाह्य कारक ही क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। नहीं समझ में आया? समझो। मान लेते हैं कोई गतिशील वस्तु है, गत्यावस्था में चल रही वस्तु है। जैसे कि ये कार चलती हुई आ रही है, गतिशील है। अब हमारा चुन्नी लाल देख रहे हो, मुस्कुराते हुए इस कार को रोकेगा। साउथ का हीरो बन रहा है आजकल, चुन्नी लाल कॉन्फिडेंट हो रहा है। तो यहां पर क्या है, ये जो कार है ये गत्यावस्था में है। इसे रोकने के लिए हमें जो बल, बाह्य कारक लगाना पड़ेगा वो बाह्य कारक ही बल कहलाता है। अगर ये वस्तु जो है, अलमीरा जो है, ये इसकी स्थिति कैसी है? इसकी स्थिति है विरामावस्था, विरामावस्था में है ये। तो ये इसी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगा। कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उस अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है अपने जड़त्व की वजह से। किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। खुद का मास जितना ज्यादा होगा वह उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। हमने गति और गति के नियम और उसके प्रकार पढ़े हैं, उसे देखिए। गति का जो प्रथम नियम है वो यही बोलता है, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, विरामावस्था है तो विरामावस्था रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये जो बाह्य बल लगाया जा रहा है इनके द्वारा, ये इस स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए लगाया जा रहा है। तो क्लियर है, गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए, स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए जिस बाह्य कारक का उपयोग किया गया वह बल है। इसके अलावा गति की दिशा, मान लेते हैं ये कार इस दिशा में गतिशील था, अगर हमने इसको इधर से कोई फोर्स लगाया तो इसकी दिशा कुछ इधर नहीं हो जाएगी? तो फोर्स लगाने से किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन भी जो लगाया जा रहा है बल के द्वारा, और वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन। अब आपका जो मोबाइल है उस पर बल लगाओ, लगा दो जोर से, उसका आकार भी चेंज हो जाएगा, आकृति भी चेंज हो जाएगी। वो किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है, एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज कॉल्ड फोर्स। या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, टूटने के लिए भी तैयार है, उसको उतना अमाउंट का फोर्स दो जिससे कि वो टूट जाए। तो इतने सारी चीजें हैं। आई होप बल क्लियर है कि बल वह बाह्य कारक है जो गतिशील अवस्था में वाली वस्तु को विरामावस्था, विरामा वाली वस्तु को गतिशील अवस्था, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन या करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल में ये चीज आपको याद रखना है, इसके इफेक्ट, प्रभाव। बल के द्वारा क्या होगा? बल के द्वारा हम किसी चीज को खींचते हैं। हम एक डेफिनेशन और भी देते हैं, पुल पुश, खींचना और धक्का देना ही बल कहलाता है। ये बहुत आसान भाषा में, लेकिन उसके अलावा आप ये वाला परिभाषा जरूर याद करो, वो काफी मतलब लिमिटेड डेफिनेशन है। धक्का देना, उठाना, खींचना, घुमाना, दबाना, ये सब बल के प्रभाव हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो पुल। यहां पर क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, पुश। यहां पर क्या कर रहा है? ये वेट लिफ्टर लिफ्टिंग का काम कर रहा है, उठा रहा है। ये सारा का सारा क्या हो रहा है? यहां पर
बल लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये सब फोर्स के, बल के इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं। बल तो एक बाह्य कारक था, क्लियर। इसके अलावा यहां पर देखो स्ट्रेचिंग हो रहा है, खींचा जा रहा है। घुमाना मतलब ट्विस्टिंग, बिना इसको ट्विस्ट किए आप नल का पानी नहीं निकाल सकते हो। और दबाना, ये सब बल के प्रभाव हैं। यहां पर हो क्या रहा है, बल को अपने अकॉर्डिंग हम बल को दिशा दे रहे हैं। यहां पर दिशा इस दिशा में दिया, यहां पर दिशा बल का इधर दिया, यहां पर हमने ऊपर की तरफ। तो जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसका प्रभाव हमें उस तरीके से मिल रहा है, उधर की ओर मिल रहा है। यहां पर बल हम क्या करते हैं, टोटी को ऐसे खोलते हैं, ऐसे, मतलब यहां पर हमको एक टॉर्क लगाते हैं, आघूर्ण। जैसे कि ये बॉटल है, इसको खोलने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको दो फोर्स लगाए हैं, उंगली, दो उंगली लगाई और इसको घुमाया, हमने इसको ऐसे घुमाया, मतलब एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से। ये बॉटल है, बॉटल में हमने क्या किया, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर, इक्वल अमाउंट के। ये ऐसा बंद करने के लिए भी हमने यही किया। तो ये जो फोर्स लग रही है इसमें दिशा दे रहे हैं ना, तभी तो खुल रहा है। इस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर को, ये तो टॉर्क होता है, इसको बाद में समझाऊंगा, परंतु लगा फोर्स है। डायरेक्शन के हिसाब से चीजें हम उपयोग में ला रहे हैं। फोर्स के डायरेक्शन दे करके हम उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को यूज कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपने देख लिया। ये सारी की सारी चीजें बल कहलाती हैं, ये बल का प्रभाव है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल के बारे में कुछ चीजें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। बल जो है उसका फॉर्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ से, जो गति का द्वितीय नियम है, उसके द्वारा F इज इक्वल टू ma हम लोगों ने डिराइव किया था, बताया था। और यहां पर हमने बोला था संवेग में परिवर्तन की दर जो लगने वाला फोर्स पर समानुपाती होता है। तो ये जो फोर्स है, यहां पर क्या बोलोगे कि जो फोर्स है वो m इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, जहां पर m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है और a जो है वो वस्तु के का त्वरण है। ठीक, त्वरण है, एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, बल। इसे याद रखोगे। जो जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा उनको याद रखना है, उससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्लियर है? यहां पर जो चीज बताई जा रही नोट करते चलो। अगर आपको पाना है सफलता, सक्सेस पाना है, इस बारी हम पटवारी बनना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रॉपर नोट्स बनाओ। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मास जो है उसको केजी में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन जो है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। द्रव्यमान को केजी में और त्वरण को किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये हो गई किसकी, बल का मात्रक, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आते हैं न्यूटन। उन्होंने कहा इतने बड़े यूनिट को, मात्रक को याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग न्यूटन याद कर लो। इतना आपको न्यूटन याद करना है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, प्रश्न इससे भी बना है। और कैसे आपको ये याद रखना है, कुछ करना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मास जो द्रव्यमान है इसका केजी होता है, एक्सेलरेशन त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिनको एक्सेलरेशन त्वरण नहीं पता है वो यहां देखो। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है, जो वेग में परिवर्तन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय, कितने समय अंतराल में वेग में परिवर्तन हुआ है, वही हमारा त्वरण कहलाता है। जब आप बाइक चलाते हो, जो रेस दे रहे हो, नॉर्मल स्पीड जो थी, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है हमारी बाइक, हमने जैसे ही रेस दिया तो क्या हुआ, 20 से हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 20 से परिवर्तित होकर के 60 हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, 60 माइनस 20 कितना परिवर्तित हुआ, 40 का। कितने सेकंड में हुआ, मान लेते हैं 5 सेकंड में हुआ। तो यहां से जो आएगा वो आपका त्वरण होगा, 40/5, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। यही बात क्लियर है? तो यहां से ये यूनिट बनी है,
थोड़ा डिटेल में समझते चलो। एक चीज, कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा साइंस ढंग से पढ़ लो, ठीक, ढंग से पढ़ लो, नहीं तो आपके 25 में 25 नहीं आएंगे। तो आपको ये यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ये दोनों याद रखना है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग बोलते हैं एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई मात्रक। तो अगर सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। क्या, डाइन, ये आपको याद रखना है। ये छोटी यूनिट और ये बड़ी यूनिट, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही यहाँ पर 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, इसे भी याद कर लो आप। और फिर बल एक सदिश राशि है, इसे भी याद रखना है। क्या होता है सदिश राशि, दो राशियां हैं, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश, अदिश और सदिश, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश होता है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। और जिसमें परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता हो तो हम बोलेंगे वो सदिश राशियां हैं। बल एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि यहां पर आपने देखा था जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में गति हो रही है वस्तु की। अगर वस्तु इस दिशा में गतिशील है, आपने इधर से धक्का दे दिया तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया बल लगाने से, मतलब यहां पर जो बल है वह एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। इसका विमीय सूत्र mL/t-2, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी हुआ तो मैं बता दूंगा, इसे नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स, 4 मुख्य प्रकार हैं बल के, जो नेचुरली अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा बल के बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग प्रकारों को हमको पढ़ना है, लेकिन अगर एक जनरल बात करें कि प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के ही बल पाए जाते हैं। पहला, और जितने भी बल हैं वो इन्हीं में दृश्य हैं, सब कुछ इसी में समाहित है, मतलब मूलतः 4 ही बल हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, याद कर लो। वे बल जो ब्रह्मांड में किन्हीं 2 बड़े पिंडों पर लगने वाला बल होता है और वह एक आकर्षण बल होता है। ब्रह्मांड में 2 बड़े पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब ये 2 प्रकार का है, एक तो विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है, +q -q अट्रैक्शन, ++q रिपल्सन, -q -q रिपल्सन, ये जो आवेश हैं धनात्मक ऋणात्मक, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो विद्युत बल कहलाएगा। और मैग्नेट के बीच में जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनमें जो अट्रैक्शन रिपल्सन जो हमारा लग रहा है, जो बल लग रहा है, वह चुंबकीय बल। डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना आप समझो। नाभिकीय बल, परमाणु आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उसमें परमाणु का एक नाभिक होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु का नाभिक 2 चीजों से बना है, क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूमता है। इस तरीके से एक एटम का निर्माण होता है। तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वह प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, और ये सबसे स्ट्रांग बल कहलाता है, ये इनसे भी स्ट्रांग होता है। फिर दुर्बल नाभिकीय बल, कुछ नाभिकीय रिएक्शंस होते हैं जैसे कि बीटा 6 वगैरह, उसमें जो भी बल लगता है वह दुर्बल नाभिकीय बल होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कुछ अन्य फोर्सेस,
अन्य बलों पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे प्रश्न बनता है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल दो सरफेस के बीच में लगने वाला बल है, सरफेस कांटेक्ट। ठीक, तो यहां पर हमको यह याद रखना है, वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, संपर्क तल पर। यहीं से कहीं से भी प्रश्न पूछ देता है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, समझते चलना है। तथा गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। गति का विरोध करता है, देखो यहां पर मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, उस पर कोई एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान कुछ m है। अगर बल इधर लगाते हो, आप फोर्स इधर लगाते हो, तो इस वस्तु और इस सरफेस के बीच में कांटेक्ट है। तो अगर फोर्स उधर लगाते हो तो ये जो सरफेस है इस वस्तु को इधर की ओर खींच करके रखेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन घर्षण बल। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर वाली सरफेस सतह पर नीचे वाली सतह के बीच में क्या हो रही है, रगड़ हो रही है। अगर ये वाला बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाला बॉडी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं गति का विरोध करता है। ये जो फोर्स है ये इस बल से कम होगा तो ये गतिशील रहेगा, बराबर हो गया तो रुका रहेगा, कम है तो रुका ही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि बल, घर्षण बल क्या है, तो सरफेस कांटेक्ट में लगने वाला बल है। ठीक, दो वस्तुओं के सरफेस कांटेक्ट, संपर्क तल पर कार्य करता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लो और ध्यान में रखो क्योंकि प्रश्न यहां से बन सकते हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। अगर फोर्स इधर लगाओगे, अप्लाइड फोर्स, तो वस्तु जो है इधर ही तो गतिशील होगा, और घर्षण इधर लगेगा तो गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है। याद रखना है हमको, इस डायग्राम से क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। उसके बाद घर्षण बल मार्ग की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब एक बात बताओ, अगर ये जो सरफेस है, नीचे वाला तल, अगर वो बिल्कुल आपका चिकना हो, बिल्कुल टाइल्स, उस पर फिसल जाओगे तो उसका घर्षण कम होगा। परंतु वही रोड पे अगर घसीट दें आपको तो आपके पूरे कपड़े छिल जाएंगे कि नहीं छिल जाएंगे, है ना, देखने लायक नहीं बचोगे। मतलब वहां घर्षण बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो सरफेस है वह कितनी खुरदुरी है, कितनी चिकनी है, इसकी प्रकृति, इसके नेचर पर डिपेंड करता है। सतह जितनी ज्यादा खुरदुरी होगी घर्षण बल उतना ज्यादा होगा, ये याद रखोगे। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। कार्य मतलब इस पॉइंट को समझने के लिए हमको कार्य समझना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? कार्य W मतलब बल गुणित विस्थापन। किसी वस्तु पर लगने वाला बल और इस वस्तु का कुछ समय t के बाद जो विस्थापन हो जाता है d, तो यहां पर बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है? कार्य, वर्क डन कहलाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? फोर्स लगाया आपने, वह कितना डिस्प्लेस हो गया, इंटू कर दिया आपने, कार्य आ गया। ये बोल रहा है हमेशा ऋणात्मक होगा। अब एक बात बताओ, फोर्स लगेगा इधर, बॉडी गति करेगी इधर, विपरीत दिशा में जब कार्य हो रहा है तो ऋणात्मक कार्य नहीं हुआ? हुआ। कार्य वाले चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में और क्लियर करेंगे। कार्य तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। क्लियर? अभी समझ लो, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। यहां पर देखो घर्षण बल कैसे हो रहा है। ये हमारे पास बॉल है, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले तो प्लेन सरफेस पे रख दिया, उसको धक्का दिया, रोल होते हुए आगे गया। बॉल और सरफेस के बीच में घर्षण बल पीछे की तरफ। हमने बल नहीं दिया अपने मास की अगर इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया तो ये अपने मास की वजह से लुढ़कता हुआ आगे चला जाएगा, फिर भी घर्षण बल पीछे लगेगा। ये जो बॉल बियरिंग है आपके साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, हर जगह यूज होता है इसका। ठीक, तो ये बीच में क्या किया जाता है, बियरिंग्स डाल दी जाती है। तो इसका सरफेस कांटेक्ट, इसका सरफेस कांटेक्ट और ये वाला सरफेस कांटेक्ट आपस में रगड़ खाते हैं। यहां पर जो यूज हो रहा है, बल जो लग रहा है, वो घर्षण बल लग रहा है। क्लियर? नोट कर लीजिए। आई होप घर्षण बल पूरी तरीके से क्लियर है, सभी पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर हो गए। आगे देखते हैं। यहां पर देखो, इस डायग्राम को नोट कर लो, कभी बनाने का मन हुआ तो बना लेना, नोट्स में तो डाल ही दो।
ये इस दिशा में मोशन हो रहा है, इस दिशा में क्या लग रहा है, हमारा घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि इधर हमने फोर्स लगाया है, पुशिंग फोर्स इधर की तरफ है। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। इसे समझिए, समझना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, क्लियर मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण, यहां पर ध्यान दो, ये आपके पास एग्जाम्पल मैंने बना रखा है। ये बॉडी जो है इसके ऊपर रखी है, परंतु ये क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो एक बॉडी, इसमें मैंने एक हाथ, हमने ये ऐसे रख दिया, ठीक। क्या ये बॉडी अपने आप चलने लगेगा? क्या नहीं चलेगा। देखो मैंने इंक्लाइन कर दिया, अभी भी नहीं चल रहा है। अगर मैंने इंक्लाइन कर दिया पर इसको रोटेट होना चाहिए था, पर नहीं जा रहा, क्योंकि ये फ्रिक्शन बल के द्वारा रुका हुआ है। इस तरीके की कंडीशन है तो स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन बल का जो मान है बहुत कम, बहुत अधिक है। जो फ्रिक्शन बल का मान है पीछे की तरफ अधिक है, यहां पर लगने वाले बल से ज्यादा है। अब मान लेते हैं इसको और रोटेट कर दें, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि एक बाउंड्री आएगी जिसके बाद ये आगे बढ़ना चालू कर जाएगा। वो जो बाउंड्री आ रही है उसी को सीमांत घर्षण बल कह रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं। और जब अगर बॉडी रोटेट या आगे मूव करना चालू कर दे तो हम बोलेंगे कि घर्षण बल हमारा जो लग रहा है, वह जो बल लग रहा है वह गतिक घर्षण बल लग रहा है, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। 3 कंडीशन मैंने बताया। आपके पास कोई बॉडी रखी हुई है, इंक्लाइंड आपने किया, तो आपके पास क्या है कि वो बॉडी रुकी हुई है, स्थैतिक घर्षण। अब वो आप इंक्लिनेशन क्या है, बढ़ाते जा रहे हो, बॉडी क्या है, आगे जाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो एक कंडीशन आएगा जिसके बाद वो क्या हो जाएगा, आगे रोटेट होना चालू कर जाएगा, मूव करना चालू कर जाएगा, आगे गतिशील होना चालू कर जाएगा। उस पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पर जो घर्षण बल लग रहा है वो सीमांत घर्षण है, और उस पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा भी हमने फोर्स एक्स्ट्रा लगाया तो हम बोल देंगे गतिक घर्षण पीछे की तरफ लग रहा है। मतलब यहाँ घर्षण बल की मान जो है वो वेरी कर रहे हैं। घर्षण बल का मान बढ़ रहा है, धीरे 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 घट रहा है, धीरे धीरे धीरे। हम घटाना बढ़ाना हमारे ऊपर है, नोट कर लो। अब घर्षण बल के लाभ, हानि और उपाय, इसको नोट कर लो, फटाफट देख लो। सबसे पहले लाभ, तो हम लोग जो चल पा रहे हैं, पैरों और जमीन के मध्य घर्षण बल, एग्जाम्पल से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने भर दिया है सारे एग्जाम्पल। घर्षण के कारण ही हम ब्रेक लगा पाते हैं वाहनों में, घर्षण के कारण ही हम भोजन चबा पाते हैं, चबा पा रहे हैं, दांतों के बीच में घर्षण और हम लोग भोजन को चबा पा रहे हैं। घर्षण के कारण ही माचिस से आग उत्पन्न की जा सकती है। ये सब उपयोग हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं, उपयोग हैं। घर्षण बल की हानि क्या है? घर्षण करते करते मशीनों की कल पुर्जे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उनकी दक्षता, एफिशिएंसी कम हो जाती है। मशीनों को दी गई कुछ ऊर्जा जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता रहता है, ऊष्मा के रूप में इसका नाश होता रहता है, ह्रास होता रहता है। ये तो हर जगह होता है। अगर आप खाना खा रहे हो तो पूरा खाना जो आपने खाया उसकी जो एनर्जी आपकी बॉडी में मिली, तो क्या पूरी की पूरी आप कार्य में कन्वर्ट कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी से हीट भी तो निकलती है, और वो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी ऊष्मा के रूप में जो आपका ऊर्जा जो ह्रास हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो आपने जो इनपुट लिया उसी इनपुट को ही तो वो खत्म कर रहा है। तो पूरा का पूरा ऊर्जा जो आपने लिया है वह कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए बोल रहे हैं कि ऊर्जा का कुछ ना कुछ जो भाग है ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ये हमारे साथ भी होता है, मशीनों के साथ भी होता है। 100% एफिशिएंट कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक। तो बेस्ट बनाने की कोशिश करो खुद को, ठीक। घर्षण कम करने के उपाय, आप क्या कर दो, सतह के बीच में पॉलिश कर दो, पूरी पॉलिशिंग कर दो, घर्षण कम हो जाएगा। या स्नेहकों का उपयोग करो, ग्रीस वगैरह है ना, ग्रेफाइट वगैरह का यूज करते हैं हम लोग स्नेहक के रूप में, ताकि चिकनाहट आ जाए और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। बॉल बियरिंग का भी उपयोग करते हैं जो मैंने अभी दिखाया था। तो इस तरीके से आपका जो घर्षण बल है वो खत्म होता है। लाभ हो गया, हानि हो गया और उसके उपाय हो गए। नोट कर लो इसे फटाफट।
अब अगले बल की बात करते हैं, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। मैंने आपको बताया था वृत्तीय गति, जब मैं गति बता रहा था तो मैंने बताया था वृत्तीय गति, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन है, द्विविमीय गति है। वृत्तीय गति कैसी है? द्विविमीय गति। क्या होता है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय? पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर जाके देखो। तो वृत्तीय गति द्विविमीय गति है। इस गति में अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो उस पर 2 तरीके का बल लग रहा है, एक तो अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स और एक अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों हमको पढ़ना है। देखो इस बच्ची ने क्या किया है, एक बाल्टी में पानी भर रखा है और उसे रोटेट कर रही है। पानी छलक के बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर 2 बल लग रहे हैं। क्या एक बल तो उसके केंद्र की ओर लग रहा है, मतलब यहां पर सर्कल देखो, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये इसकी रेडियस, और ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया, वृत्त बन गया। इसलिए बोल रहे हैं वृत्तीय पथ में गति। तो ये जो बॉडी है ये इस सर्कल में ही मूव करेगा, इसलिए वृत्तीय गति। क्लियर है? तो यहां पर इस रस्सी में एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर 2 बल लग रहा है। अंदर की ओर लगने वाला जो बल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। बाहर की ओर लगने वाला बल जो है वो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल। ठीक, नोट कर लोगे। क्या होता है अभिकेंद्री बल? तो यहां पर देखो, वृत्तीय पथ में गति करने वाली वस्तु पर लगने वाला बल जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, अभिकेंद्री बल कहलाती है। अगर केंद्र की ओर बल लग रहा है तो अभिकेंद्री, केंद्र के बाहर की ओर लग रहा है तो अपकेंद्री। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, mv²/r। ये जो बल है वह mv²/r के बराबर है। जहां जो m है वह क्या है? ये m जो है वो द्रव्यमान है वस्तु का, मतलब इसका द्रव्यमान होगा। v जो है उसकी वेलोसिटी, मतलब वेग, और जो r है रेडियस, मतलब उसकी त्रिज्या है। ठीक, नोट कर लो। यहां से भी प्रश्न है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके उदाहरण से प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके देखो। जब कोई कार या रेल मोड़ पर मुड़ती है, इस तरीके का पाथ कुछ बन रहा है मान लेते हैं। ठीक, यहां पर आपकी कार है, अगर ये ऐसे मुड़ती है तो यहां पर इस सर्कल का कुछ सेंटर हो रहा होगा। यहां पर क्या होगा, इस गाड़ी के द्वारा एक बल आभास किया जाएगा जो कि केंद्र की ओर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर ये मुड़ने के लिए आवश्यक बल है अभिकेंद्रीय बल, इसी की वजह से वो अच्छे से इजीली मुड़ भी पाता है। और आपने देखा होगा जो रोड वगैरह हैं ऐसे मोड़ पर, हाईवेज पर थोड़ा सा टिल्टेड इंक्लाइंड बनाते हैं, ठीक, ताकि अभिकेंद्रीय बल और अच्छा मिले। ठीक है, और घर्षण बल यहाँ पर प्राप्त करके ही ये बल प्राप्त किया जाता है टायर और सरफेस के बीच में। ग्रहों और सूर्य तथा उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल हमको कहां से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यहां प्रश्न पूछ सकता है कि यहां पर ये जो ग्रह उपग्रह जो सूर्य हैं एक दूसरे का जो चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर अभिकेंद्रीय बल किस बल से प्राप्त हो रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। जो जहां पर है वहां पर उस टाइप का बल हमको मिलता चला जाएगा। यहाँ कार जो है मुड़ रही थी तो यहाँ टायर और सरफेस के बीच में घर्षण बल के द्वारा मिल रहा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा मिल रहा है। साइकिल सवार व्यक्ति जो है वृत्तीय मार्ग पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए अपने आप को थोड़ा झुका लेता है। आपने रेसिंग कार वगैरह देखी होगी, रेसिंग बाइक वगैरह देखी होगी। जो व्यक्ति है जब बाइक चलाता है, जब मोड़ आता है तो अपने पूरे पैर को, घुटने को जमीन में टच कर देता है ताकि उसको प्रॉपर अभिकेंद्रीय बल मिल जाए और वो स्पीड में मुड़ जाए, पूरा का पूरा झुका देता है। तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज भी क्षैतिज वृत्ताकार, हवाई जहाज उड़ रहा है, जब मुड़ना होता है तो ऐसे ना मुड़ के ऐसे टिल्टेड होकर के अपने आप को मोड़ता है ताकि उसे
अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाए। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अभिकेंद्री बल में याद रखने हैं, नोट कर लीजिए। अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी वृत्तीय मार्ग में लगने वाला बल है जो कि केंद्र से दूर की, केंद्र की तरफ अभिकेंद्री, केंद्र से दूर अपकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, वस्तु पर लगने वाला आभासी बल जो कि वृत्तीय मार्ग में केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, नोट कर लो। ठीक है, अपकेंद्री बल को छद्म बल, स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, इसे नोट कर लो। ऑप्शन में पूछा जा सकता है स्यूडो फोर्स किसे कहते हैं, छद्म बल किसे कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, घूमती हुई वस्तु मतलब झूले पर अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है स्थित है, तो झूला जब रोटेट होता है तो क्या होगा, झूला यदि वह झूले को क्या कर रहा है, रस्सियों को ना पकड़े, आप झूला झूलना और रस्सी को मत पकड़ना, तो क्या होगा, झूला जब आगे जाएगा तो आप पीछे की तरफ गिरोगे, झूला जब पीछे आएगा तो आप आगे की तरफ, ऐसा फील होगा। तो क्या होगा, बाहर की ओर एक बल अनुभव होगा, मतलब जिधर झूला जा रहा है उसके बाहर की तरफ एक बल का आभास होगा, वही बल क्या कहलाएगा, अपकेंद्री बल। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है और गाड़ी अचानक से दाईं ओर मुड़ जाए, ये चीज आप लोग हाईवेज में देखना, गाड़ी जब मुड़ती है तो गाड़ी को एक अभिकेंद्री बल मिल रहा है जिसकी वजह से वो मुड़ सके, लेकिन आपको एक बल बाहर की तरफ ढकेलेगा। अगर आप लेफ्ट में गाड़ी मोड़ोगे तो आप दाईं ओर राइट की तरफ धक्का आपको लगेगा, अगर आप लेफ्ट में ना जाकर के राइट में मोड़ोगे तो बाईं ओर धक्का लगेगा, उल्टा चलेगा, लेफ्ट में मुड़ोगे तो दाईं ओर, राइट में मुड़ोगे तो बाईं ओर। तो आपको एक बल आभास होगा विपरीत दिशा में जिसको हम लोग बोलेंगे अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नोट लिख लो, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर आधारित कुछ यंत्र बनाए गए हैं, जैसे दूध से क्रीम को निकालना और वॉशिंग मशीन। आपने देखा होगा दूध वगैरह, छाछ वगैरह ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, उससे क्या होता है, बल लगता है बाहर की तरफ। इसका एग्जांपल और अच्छा समझोगे, अपने व्हील्स देखे हैं, गाड़ियों के जो चक्के होते हैं उस पे गंदगी होती है, गंदगी आप क्या कर दो, व्हील को थोड़ा ऊपर कर दो और गाड़ी को स्टार्ट कर दो, रोटेट कर दो पीछे वाले व्हील्स में, धीरे धीरे वो जो गंदगी वो बाहर की तरफ फिकाते हैं। क्या होता है, जब वो वृत्तीय गति हम लोग करते हैं तो जो धूल के कण हैं उनको एक अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाहर की तरफ लगता है जिसकी वजह से धूल के कण बाहर की ओर फेंकाने लगते हैं। तो उसी सिद्धांत पर हमने वॉशिंग मशीन भी बनाया है। वॉशिंग मशीन भी गोल गोल घूमता है, उसमें कपड़े घूमते रहते हैं, कपड़ों की जो गंदगी है वो डर्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, इस सिद्धांत पर ही बनाया गया है। तो ये दोनों याद रखोगे क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, आगे इसको नोट कर लो। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है संपर्क बल के लिए एक उदाहरण। सबसे पहले जानो, बल को जितने भी बल हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया कौन सा, संपर्क बल, और दूसरा है एक कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट, असंपर्क बल, जिसमें संपर्क होगा, जैसे कि घर्षण बल, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, उसमें हम लोग बोलेंगे संपर्क बल लग रहा है। असंपर्क बल, जैसे कि आप एक मैग्नेट रख दो नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पर मैग्नेट क्या हो रहा है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसकी वजह से कोई दूसरा मैग्नेट अगर पास में लाते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो इसके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित, नॉर्थ साउथ को आकर्षित करेगा। तो ये दूर से फोर्स लग रहा है। ऐसे हमारा विद्युत बल भी दूर से बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी दूर से लग रहा है जिसमें संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये सब असंपर्क बल के अंतर्गत आएंगे। और जिसमें संपर्क होगा जैसे कि घर्षण बल, इस घर्षण बल, ये सब हम लोग संपर्क बल के अंतर्गत आएंगे, तो इनको भी ध्यान रखना है एक तरीके से। तो यहाँ पर पूछ रहा है संपर्क बल के लिए कोई कौन सा उदाहरण है, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, तो ये सब नहीं है। पेशीय बल ये होता है उदाहरण संपर्क बल का, ये ध्यान रखोगे। पेशीय बल क्या होता है, तो आपने कोई वस्तु उठाई, कुछ कार्य किया अपने मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा कार्य, मांसपेशियों के द्वारा कार्य, ठीक।
हाथ पैरों से अगर फुटबॉल को आपने धक्का मारा, वो भी पेशीय बल लगाया आपने, तो पेशीय बल कांटेक्ट बल है, ठीक, संपर्क बल का उदाहरण है आंसर ए। नोट कर लो, सब पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान रखोगे। जब एक निकाय को एक दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न पर विकसित होता है। एक निकाय को दूसरे निकाय पर लाया जाता है, दो निकायों की सतह पर, पहले निकाय की सतह पर, दूसरे निकाय की सतह पर, दो निकायों के संपर्क, यही होगा संपर्क की सतह पर, ठीक, आंसर इज डी। ये सब नहीं नोट कर लोगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के लिए उपयुक्त नहीं है? बल के लिए उपयुक्त नहीं है तो देखते हैं। यह निकाय के रासायनिक संयोग को बदल सकता है, निकाय की दिशा को तो बदल सकता है, बल लगा करके हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। निकाय को रोक सकता है, बिल्कुल चुन्नीलाल ने गाड़ी रोका था बल लगा करके। यह एक निकाय को हिला सकता है, बिल्कुल बल लगा करके हिला सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। रासायनिक संयोजन को बदल सकता है, ये रॉन्ग है और ये पूछ रहा उपयुक्त नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया। रासायनिक संयोजन कैसे बदल देगा बल लगा करके? रासायनिक संयोजन के लिए आपको कुछ केमिकल रिएक्शन करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में बताएंगे। फोर्थ, एक गतिमान बस रुक जाती है जब उसका इंजन बंद कर दिया जाता है। बस जो है चल रही है रोड हाईवे पर फुल स्पीड में, उसका इंजन बंद कर दो तो भी वो चलती रहेगी, पर कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाएगी। वो कारण क्या है? उसका जो व्हील है, चके हैं, वो रोड पर कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो उनके बीच में घर्षण बल लगेगा, यही कारण होगा। देखो कहाँ है, टायर और सड़क के बीच में लगने वाला घर्षण बल, नोट कर लो। तालाब की गाद या हरित शैवाल वाले पथ पर चलते समय हम फिसल जाते हैं। फिसल क्यों जाते हैं? चिकनी होती है सतह, अगर जितना सतह चिकनी होगी, हमने क्या पढ़ा घर्षण बल में, घर्षण बल का जो नेचर पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर। चिकनी कितनी है, मतलब फ्रिक्शन कम है, चिकना है फ्रिक्शन कम, खुरदुरा है फ्रिक्शन ज्यादा, घर्षण बल ज्यादा। तो यहां पर क्या हो रहा है, चलते समय फिसल जाते हैं क्योंकि घर्षण जो है वो कम हो जाता है, पैर और पथ के बीच का घर्षण कम हो जाता है। 9 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल का मान, ये ऑप्शन सब गलत है। आओ बल का मान निकालते हैं। ये पिछला वाला ऑप्शन ही डाल दिया है, मिसप्रिंट हो गया। यहां पर ध्यान दो, फोर्स का फॉर्मूला क्या हमने याद किया है, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये पूछ रहा है कि कितना, 9 किलोग्राम, मतलब 9 होगा उसका द्रव्यमान, एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहां पर, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये आपका न्यूटन आ गया, ये आपका फोर्स आ गया, ये नोट कर लो। ऑप्शन में क्या क्या रहा होगा, मान लेते हैं 36 न्यूटन है, 40 न्यूटन है, 50 न्यूटन है और 56 न्यूटन है, तो आंसर कर लेना 36 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। 1000 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। अब मैंने बोला था 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपने लिख लिया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये पूछ रहा 1000 न्यूटन में, मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 1000 न्यूटन, इधर भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 10⁵ डाइन, ये हो गया कितना, 10⁵ 5 3 8, इसको हम लोग 10⁵3 लिख सकते हैं, ये हो गया 10⁵5, आधार सेम है, घात जुड़ जाएगी, 10⁵8 डाइन। आंसर इज 10⁸8। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को एक कठोर क्षैतिज सतह पर रखा जाता है तो वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल 98 न्यूटन पाया जाता है, तब वस्तु का द्रव्यमान बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक।
तो यहां पर देखो क्या है, जब कोई वस्तु कठोर क्षैतिज सतह पर रखा है, ये कोई वस्तु है, ये रखा है, जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है, इसका द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक, एक चीज याद रखो, जब भी वस्तु किसी क्षैतिज सतह पर रखेगा तो इसके द्वारा एक बल नीचे लगेगा, खुद के मास द्रव्यमान की वजह से mg फोर्स। m इसका क्या है, द्रव्यमान है, और g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रही है, स्मॉल g। इसकी वजह से ये फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और इस धरती के द्वारा, सतह के द्वारा एक रिएक्शन बल, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा r, जो आपस में बराबर होंगे, नहीं तो ये तोड़ के अंदर घुस जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं जो रिएक्शन प्रतिक्रिया बल है वो mg के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। यहां पर प्रतिक्रिया बल का मान दिया हुआ है 98 न्यूटन दे रखा है, मास हमको निकालना है, g का मान 10 रख लो, होता कितना है, g का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे याद कर लो, अप्रॉक्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 रख सकते हैं। यहां से 98 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू मास, ये हो जाएगा 9.8, ये हो गया मास, ये आंसर 9.8 kg, आंसर बी। नोट कर लोगे। किन अणुओं के लिए अंतरा अणु आकर्षण बल, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स अधिकतम होता है? समझो, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं वो सब के सब पदार्थ कहलाते हैं, मैटर कहलाता है। केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है, फिर से पढ़ाऊंगा। मैटर मतलब होते हैं पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये पदार्थ जो हैं ये अणुओं और परमाणुओं से बने हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट परमाणु होती है। अब ये जो परमाणु अणु हैं इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल होता है। जिनका ज्यादा होता है वो सॉलिड कहलाते हैं, जिनका उससे कम होता है लिक्विड, सबसे कम गैस में। तो ये हमको ये याद रखना पड़ेगा। अगर इस बॉटल का जो शेप और साइज मेंटेन है तो इसके जो अंतरा अणु बल हैं वो बहुत ज्यादा है, उनका मान बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पानी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हवा को या किसी भी गैस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में क्या होता है, ये आकर्षण बल, अंतरा अणु आकर्षण बल। तो यहां देखो, पानी, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड और लोहा, ये तो हो गया गैस, छोड़ दो, ये भी लिक्विड, लिक्विड, लोहा, ठोस, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे। एक कार, चाल उसका v है, चाल v से मुड़ती है, मोड़ की त्रिज्या कुछ मान लेते हैं r है, और कार पर अभिकेंद्री बल लग रहा है। यदि कार समान वक्र पर 2v चाल से घूमती है तो आवश्यक अभिकेंद्री बल बताइए। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बोला था अभिकेंद्री बल का मान, अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है अभिकेंद्री बल, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्या, mv स्क्वायर अपॉन r। तो हमको आवश्यक अभिकेंद्री बल निकालना है। अगर मान लेते हैं v कितना है, v ही है, तो अगर v से उसका क्या मान बन जाए, v से 2v हो जाए, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ये कौन सा है, जब 2v हो जाए तो ये F1 हो गया, F2 हो गया। ठीक, मास सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, सिर्फ हमने उसकी वेलोसिटी बदल दी, 2v हमने कर दी, वेग हमने बदल दिया, और रेडियस बोल रहा है सेम है। मतलब ये क्या लिखा है, समान वक्र पर, मतलब उसका रेडियस सेम है। मतलब अगर इस वाले रास्ते पे चल रहा है तो गाड़ी सेम है, ठीक, मास उसका सेम है, रेडियस सेम है, बस उसकी वेलोसिटी जो है, वेग, वो दोगुनी कर दी, मतलब अब ये 2 गुनी वेग से आगे बढ़ेगा। तो ये कंडीशन हुआ। तो पूछ रहा है कि उसका
जो अभिकेंद्री बल है वह क्या होगा, ये पूछ रहा है 2F, F/2, 4F या F। क्वेश्चन क्लियर है, अब समझोगे। यहां से निकाल दो m इंटू 4v², 2 2 जा 4, v का स्क्वायर अपॉन r, 4 बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में लिख दो mv² अपॉन r। ये है mv² अपॉन r, इसकी जगह रख दिया f। F2 जो है 4 टाइम्स हो जाएगा F1 के, मतलब 4 टाइम्स है F के। आई होप क्लियर है आपको। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करिए, और भी कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहां पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके डाउट क्लियर करूंगा मैं। ठीक, तो आई होप क्लियर है आज का पूरा लेक्चर, मजा आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, अगर मजा आया तो क्रिस्टल क्लियर, हाँ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, समझ आ गया है, मजा आ रहा है। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप मोटिवेट करते हैं, आप बहुत प्यार जताते हैं, इसके लिए धन्यवाद आपका। और भी इसे शेयर करिए, ठीक है। और हमारे अन्य टेलीग्राम के अलावा अन्य सोशल मीडिया से भी जुड़ जाइए, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्विज वगैरह कराना चालू कर दिया हूँ वापस से, तो आप लोग वहाँ पर आइए, क्विज वगैरह दीजिए, डेली करंट अफेयर वगैरह से अवेयर रहिए। ठीक, जब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।